हेलो दोस्तों। तो अभी हम बात करेंगे जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज़ आई हुई हैं उनके रिगार्डिंग, पर्टिकुलरली द जूनियर असिस्टेंट अकाउंट सेक्शन के लिए। मैं ईच एंड एवरी सेक्शन के बारे में बात करूँगा, लाइक इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल नॉलेज लाइक अकाउंटिंग। Even though I'm not very good in English, quant, reasoning, computer and current affairs, but still I studied it several times. Now I am conceptually clear to convey the same meaning to you. I am good in tax, accounting and company law, so उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इन सबको मैंने अच्छे से पढ़ रखा है। मैंने एक्स्ट्रा नहीं, मतलब जितना इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मोर देन सफिशिएंट होगा उतना मैंने पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, कई टाइम्स पढ़ रखा है। अभी मैं कंसेप्चुअली क्लियर हूँ तो मैं आपको सेम मीनिंग समझा सकता हूँ। मैंने जो सिलेबस है, सिलेबस को कई बार पढ़ रखा है, जो सिलेबस दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट अकाउंट का सिलेबस खोलेंगे PDF में, तो सबसे पहले लिखा है यूनिट 1, यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले लिखा है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के बारे में सबसे पहले पूछा है आर्टिकल क्या होता है, ये समझा दो हमको, मतलब आपको आना चाहिए। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में मेनली दो होते हैं, ए एंड एन। सिर्फ यही नहीं होते, मेनली ये होते हैं। इनडेफिनेट में होता है द को कहीं कहीं हम द बोलते हैं, कहीं कहीं दी बोलते हैं। द कहाँ बोलते हैं? द जब कंसोनेंट साउंड आए उसके साथ द बोलते हैं, और जब वोवेल साउंड आए उसके साथ दी बोलते हैं। कंसोनेंट वोवेल आई थिंक क्लियर होगा आपको। एक मिनट, मैं इसको एग्जांपल दे देता हूँ, बस क्लियर कर देता हूँ उसको भी। कंसोनेंट का ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे द यूनिवर्सिटी या आ रहा है। तो ये वोवेल क्या होता है? 5 होते हैं, ए आई ओ यू, या। तो इसमें नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे द बोलेंगे इसको। एंड वोवेल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द ऑनेस्ट मैन ऑनेस्ट आ रहा है, यहाँ पे बोलेंगे दी ऑनेस्ट मैन। तो इधर क्लियर कर लेते हैं कंसोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है। आई थिंक क्लियर होगा आपको, लेकिन फिर भी हमने इंग्लिश पढ़ा है। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? एक। अरे पता है, गलत नहीं है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक होते हैं, लेटर 26 होते हैं, वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कंसोनेंट 21 होते हैं, एंड साउंड 44 होते हैं। ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो हमने दे दी। आगे बढ़ते हैं। ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए कहाँ यूज होता है? ए मैं आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है। ए एंड एन का यूज हम देख रहे हैं। ए को थोड़ा टेढ़ा कर लेना, या दैट्स गुड। ए पहले लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, स्टार्ट with consonant sound। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है जो कि स्टार्ट होता है कंसोनेंट साउंड से। मतलब समझाते हैं। जैसे आई मेट अ बॉय ऑन द वे।
कंसोनेंट, कंसोनेंट क्या होता है? जैसे हमको पता है कंसोनेंट होते हैं जो वॉवेल के अलावा होते हैं, वॉवेल ए या यू के अलावा जो होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। बॉय, बॉय, बॉय वॉवेल होता नहीं है, बॉय बी, तो इसलिए यहाँ पे कंसोनेंट साउंड आ रहा है ना, बॉय बॉय बॉय, इसलिए यहाँ पे ए लगाएंगे, कंसोनेंट साउंड आ रहा है। कंसोनेंट साउंड के पहले ए लगाते हैं एंड जब वॉवेल साउंड आए तो वहाँ पे एन लगाते हैं। देख लेते हैं एन, एन के बारे में। सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन, स्टार्ट्स विथ वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड। जैसे एग्जाम्पल, चिल्ड्रन, दिख रहा ना, चिल्ड्रन सॉ एन एलिफेंट, एलिफेंट इन द जू, इन द जू। तो एलिफेंट, एलिफेंट ई, ए आई यू, ई आ रहा है तो यहाँ पे एन आएगा, समझ रहे हैं ना? ए आई यू वॉवल, वॉवल के पहले आ रहा है तो एन आएगा। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यानी कुछ और रूल। जैसे यदि वाक्य में सो, हाउ, एज, टू आ जाए तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन से पहले होगा। इसको लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं। यदि सो, हाउ, एज, टू आ जाए तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन से पहले होगा, नाउन से पहले होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कैसे लिखते हैं, जैसे अभी तक हम क्या पढ़े थे, ए पहले रहता था ना, हाउ, जैसे अभी तक हम क्या लिखते हैं, हाउ अ टॉल बिल्डिंग इट इज़। लेकिन अब जब भी यहाँ पे सो, हाउ, एज, टू आ जाए तो नाउन ये रहा बिल्डिंग, इसके जस्ट पहले हम ए एन लगा देंगे, तो यहाँ से ए हटा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो हो जाएगा हाउ टॉल अ बिल्डिंग इट इज़। समझ रहे हैं ना? आई होप आई एम क्लियर। आगे बात कर लेते हैं। ए एन का प्रयोग कभी कभी हम एनी के रूप में कर लेते हैं, कोई यानी एनी के रूप में कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? जैसे जब हम नॉर्मली टॉक कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तभी कभी कभी बोलचाल की भाषा में, कभी बोलचाल की भाषा में कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे रमेश wants to meet you, कोई रमेश आपसे मिलना चाहता है। A doctor is taking care of him, कोई डॉक्टर या उनकी देखभाल कर रहा है। ठीक, अभी हम बात कर लेते हैं आर्टिकल द के बारे में। आर्टिकल द के बारे में। आर्टिकल द इज used before a man,
article that is used before a noun to make it specific or confine its meaning. मतलब बहुत ही स्पेसिफिक या उसको एकदम आकर्षित करने के लिए लगाया जाता है। जैसे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के आगे। द बुक यू gave me was interesting. I am talking about the man of words. ठीक, कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे या कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे अगर द के साथ नाउन लगा है एंड ऑफ लगा है तो ये काफ़ी विशेष चीज़ के लिए यूज हुआ रहता है। जब उसके बाद में ऑफ रहे द एंड नाउन विशेष होना चाहिए, उसके बाद अगर ऑफ रहे तो। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसका। द बुक ऑफ हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग। ठीक। एंड नेक्स्ट, अगर द के साथ नाउन है प्लस रिलेटिव प्रोनाउन अगर नाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है तो वहाँ भी द का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, द बॉय who came here yesterday was my friend तो रिलेटिव प्रोनाउन है माई फ्रेंड, इसलिए द। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल द कई वर्ड के पहले यूज होता है। कुछ लिख लेते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड विथ फॉलोइंग नाउन्स। कुछ एग्जांपल्स जैसे सी हो गया, ओशियन, मतलब इसके पहले लगता है, ये बताना चाह रहे हैं। सी, ओशियन, बे, गल्फ, कैनल, प्लेन, माउंटेन, रेंज, आइलैंड, रिवर, any religious book, planet, एक्सेट्रा लाइक एक्सेट्रा लिख देते हैं, बहुत सारा है। जैसे सैटेलाइट एंड ट्रेन, सिनेमा, प्लेन, डायनेस्टी, एम्पायर, इंसिडेंट, न्यूज़पेपर, इन्वेंशन एंड इंस्ट्रूमेंट, सेवरल थिंग्स। इतना मोटा मोटा मैंने लिख दिया है। जैसे एग्जांपल एक आध लिख लेते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे आर्टिकल जो होता है किसी भी नाम के पहले नहीं आता, ये एक रूल होता है, इसको भी लिख लेते हैं। नो आर्टिकल shall be used before any name
नो आर्टिकल, मतलब एनी नेम के नहीं, नेम तो गड़बड़ हो जाएगा, एनी प्लेस के, मतलब प्लेस के नेम के पहले नहीं आता है, क्या बोल रहा हूँ, नो आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ एनी प्लेस। ठीक, आगे लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे किसी प्लेस के नाम को पहले नहीं आएगा, लेकिन अगर यूनियन है, यूनाइटेड है, पीपल्स रिपब्लिक है, पीपल्स रिपब्लिक है, इसके पहले द आ सकता है। जैसे एग्जांपल, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो प्रॉपर नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। लिख लेते हैं, फिर बताता हूँ। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नाउन है ये, नो आर्टिकल। ये नाउन के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ दे देता हूँ। प्रॉपर नाउन वो होता है दैट टेल्स अबाउट द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये प्रॉपर नाउन होता है। जैसे एग्जांपल, राम, श्याम, मोहन, ताजमहल, कोहिनूर, प्रयागराज, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन दैट टेल्स अबाउट द नेम ऑफ एनी मटेरियल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, abstract that tells about the name of any thought, philosophy, ideas and mental condition like this, जैसे a poverty and a childhood, etc etc। आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई ना, थोड़ा लेट ही लगेगा, अच्छे से तो आएगा। तो जैसे ये प्रॉपर का है, ये बताया ना प्रॉपर नाम का मीनिंग। द प्रयागराज इज द सिटी ऑफ संगम। तो यहाँ पे द नहीं आएगा द प्रयागराज इज द सिटी ऑफ संगम। एंड नेक्स्ट, मटेरियल नाम, द गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। यहाँ पर द नहीं आएगा, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। नेक्स्ट, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द नहीं आएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कुछ और एग्जाम्पल्स क्या, आगे रूल्स देख लेते हैं कुछ आर्टिकल्स के। आर्टिकल द इज़ नॉट यूज बिफोर द मेनी थिंग्स, जो कि अपने मोरल सेंस में यूज हुए रहते हैं। मोरल सेंस में यूज, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसमें आर्टिकल द यूज नहीं हो, क्योंकि उनका काम है स्कूल जाना। जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में है तो उनका काम ही है हॉस्पिटल में होना, तो ये कोई अलग बात नहीं है। जैसे पुजारी मंदिर में है, इसके पहले द नहीं आएगा। जैसे लिख लेते हैं, मोरल सेंस मतलब वो जिस काम के लिए आपको प्रिज्यूम किया जाता है कि आप ये काम करोगे। जैसे सपोज़ मैं एक लॉयर हूँ, तो मेरा काम है केस लड़ना या ये करना, तो इस काम के लिए मेरे को अलग से रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा कि दा लगा के ये वो। ठीक, ये मेरा काम है। जब मैं कहीं और जाऊँगा, कुछ और करूँगा स्पेसिफिक थिंग, तब होगा, अलग बात है वो ये वो। लेकिन विच आई सपोज टू डू, वो कर रहा हूँ अगर मैं, तब द नहीं लगेगा।
article. The is not used before the following nouns. If they are used in their moral sense. कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ मैं मोरल सेंस में, जैसे कहाँ कहाँ पे, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, टेम्पल में, कोर्ट में, प्रिजन में, बेड एंड हॉस्पिटल, इन सब में। जैसे एक का एग्जांपल देखें, जैसे चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। समझ रहे हो? या एक और, जैसे टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, पार्ट ऑफ के साथ नो आर्टिकल, इनके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो लगभग 22 मिनट में हमने किया है आर्टिकल, बहुत लंबा टाइम लग गया। आगे बात करते हैं। तो इसी में दिया गया है आगे प्रीपोजिशन के बारे में बताओ। प्रीपोजिशन आपके हिसाब से क्या होता है वो आप समझ लो। प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। प्रीपोजिशन वो होता है जो कि नाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, उनका रिलेशन बताने के लिए अदर वर्ड के साथ, अदर सेंटेंस के साथ। लिख लेता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। प्रीपोजिशन Preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show its relation with the other words in the sentence. एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। प्रीपोजिशन कई टाइप के होते हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का होता है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन का होता है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का होता है, एंड अदर्स भी होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसलिए दैट्स इट। हमको मीनिंग पता होना चाहिए कि ये नाउन एंड प्रोनाउन के पहले यूज होता है, उन दोनों उनका रिलेशन बताने के लिए अदर सेंटेंस के साथ। अब यूनिट फर्स्ट में ही इंग्लिश में ही आगे पूछा था वोकैब क्या होता है, मतलब वोकैब क्या होता है ये नहीं पूछा था, वोकैब पढ़ लेना। अब वोकैब बहुत बड़ा होता है कि जैसे वोकैबुलरीज हमको इम्पोर्टेंट याद होनी चाहिए। मीनिंग, जैसे वर्ड मीनिंग बोलते हैं, वो हमको पता होना चाहिए। रिसेंट टाइम जो इम्पोर्टेंट यूज हुई हैं, तो ऐसे तो बहुत सारी हैं। अब ऐसे तो लिखने लगूँगा हज़ारों लाख हो जाएंगे, तो इतना लिखने भर का टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे को जो
15-20 अच्छे लगी सिनोनिम्स के साथ। आगे सिनोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स भी बताओ। इसे मैं वोकैब में आपको 15-20 बता दूंगा, उसको पढ़ लो। सिर्फ इससे नहीं होगा, ऐसा नहीं है वोकैब बहुत बड़ा है भाई साहब, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये है नहीं, बस मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि वोकैब यही होता है, आप कहीं भी देख के पढ़ सकते हो। ठीक, वोकैब सबसे पहले इसमें सिनोनिम्स वाला जैसे वोकैब पूछा कि वोकैब मतलब इसे एक वर्ड है, उसका सिनोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये फलाना ढिमका, ये सब उसी में आ जाता है। तो मैं सिनोनिम्स भी बता रहा हूँ, वोकैब के साथ सिनोनिम्स भी, सिनोनिम्स आगे पूछा है तो इसी में कवर हो जाएगा। तो इंटरप्रेट बोल रहा हूँ आगे। इंटरप्रेट मतलब होता है फियरलेस। इंटरप्रेट यानी फियरलेस, हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी यार समस्या है थोड़ी हिंदी के साथ। फियरलेस कोई नहीं, डिफरेंस, वो डिफरेंट DIFF वाला नहीं है। डिफरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट, यही तो है। इसी वजह से मतलब ऐसे मैंने एक तरफ से नहीं लिखा है, मैंने कई सारे लगभग पढ़े, तो मैंने पहले से ही बहुत रखा है वोकैब, लेकिन अभी रिसेंट मैंने थाउजेंड्स पढ़े हैं, जिसमें से मैंने जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे हैं 50 वो मैंने लिख रखे हैं, तो मैं बस वही बताऊँगा। वोकैब भी करने लगो तो 8-10 घंटे की वोकैब भी नहीं ख़त्म होगी। फिर इंटरप्रेट का हो गया कि फेयरलेस, डिफरेंस का मतलब हो जाएगा रिस्पेक्ट यानी सम्मान, एंड कोवेनेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ हो जाएगा ऑब्नॉक्सियस यानी डिस्गस्टिंग। यार थोड़ी दिख नहीं रहा है। पाँचवा हो जाएगा एंड पैराडॉक्स यानी पजल, जो समझ में कम आए, पजल। पैराडॉक्स वो रैपर भी है ना, पैराडॉक्स। आगे पैराडॉक्स हो गया, सिक्स्थ होगा इंसेप्शन यानी ओरिजिन, यहाँ पे सातवां लिख देते हैं। जैसे कंसाइनी यानी नॉमिनी। 8 मोमेंटस यानी इम्पॉर्टेंट। 9th एडुलेशन यानी फ्लैटरी मतलब ऐसे बोलते हैं चाटुकारिता, फ्लैटरी। 9th हो गया। 10वां कंटेम्पलेशन यानी मीडिएशन मतलब मध्यस्थता। मीडिएटर वो होता है जो दो जन के बीच में कोई लफड़ा है, उसके बीच में सुलझाता है। 11 होगा सेंसर यानी क्रिटिसाइज़ करना। आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको, ये छोटी मीनिंग है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। फैटल यानी डेडली मतलब होता है जैसे खतरनाक, इस तरीके। एंड 13th हो जाएगा डलफुल यानी मॉर्नफुल यानी जैसे भद्दा, इस टाइप का। 14th फिडेलिटी यानी होता है लॉयल तो समझ रहे होंगे आप, मतलब ईमानदार ऐसा। 14th हो गया। 15th इनफ्रक्चुअस
हो जाएगा फ्रूटलेस। फ्रूटलेस यानी जिसमें कोई स्वादहीन हो। स्वादहीन मतलब अनप्रॉफिटेबल। अनप्रॉफिटेबल। 16 हो जाएगा एडॉन। एडॉन यानी गार्निश करना। गार्निश यानी जब डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट। 17 बेनेवलेंस। बेनेवलेंस दिख रहा है, आई थिंक क्या दिख रहा है, बेनेवलेंस हो जाएगा काइंडनेस मतलब वही दयालुता टाइप। या मेनक बोलेंगे जो समझ आए। इसका हो जाएगा थ्रेट मतलब जैसे अरे वो धमकियों की होती है ना, वो 18 हो गया। 19 अरे यार डेलिनिएट हो जाएगा। डेलिनिएट इसका मतलब होता है एक्सप्लेन तो समझा ही आ रहा होगा जो मैं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 19 एंड पेनेसिया। क्यूरियल मतलब वही अरे क्योर करना होता नहीं, वो देखभाल करना उस टाइप का क्यूरियल। तो इतना काफ़ी है यार। इसके अलावा अगर आपको करना है तो चैट जीपीटी से बोलो उनको 50 बताओ, 100 बताओ, या कहीं से पढ़ लो ट्यूटोरियल सेशन। बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा वर्ड मीनिंग टाइप का। इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक आइडिया दे दिया मतलब क्या होता है। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक बोला था कि पैराजंबल क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है। होता तो मतलब सिंपल ही है, पढ़ने के बाद तो सिंपल ही लगा है, लेकिन जिस हिसाब से ट्रिक थी इस हिसाब से लग रहा है कि मतलब जो पैराजंबल वाला जो सेंटेंस होता है उनको अरेंज करने में तकलीफ़ तो होती है, नो डाउट तकलीफ़ होती है। पैराजंबल क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। अरे वो होता नहीं, वो छोटे छोटे पैराग्राफ में 3-4 पैराग्राफ में लिखे होते हैं, और उसके बाद बोला रहता है इसको बताओ कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फिफ्थ कौन है, सिक्स्थ कौन है, ये इस टाइप का। तो आपको वही देख के आइडिया लगाना होता है कि कौन पहले आया होगा, कौन बाद में आया होगा, ये फलाना ढिमका, उसके लिए है। तो इसमें जो आर्टिकल पढ़ाया गया है उसमें ये काफ़ी रोल मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो आगे हमने एन द का प्रयोग सीखा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले कंसेप्ट भी यही है। कोई ना, रिपोर्ट हो जाने दो, मैंने समझ रखा है, जैसे वैसे समझाऊंगा। कंसेप्ट डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। अभी हमने आर्टिकल पढ़ा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसी में पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ाने के टाइम भी काम लगेगा तो फिर से पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट ये और अच्छे से क्लियर होगा। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब जो मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ हो, पहले आएगा मतलब जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, अगर डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल दिया, कभी भी सेंटेंस जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट नहीं होता है, वो हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट होता है। जैसे सेंटेंस में अगर द करके कोई चीज़ लिखी है और वही चीज़ कहीं पे आ करके लिखी है, आ मतलब होता है ये पहले आएगा, द मतलब होता है इसके बारे में बात हो चुकी है, दोबारा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए द लगाया रहता है, तो ध्यान रहे। तो जो ये इंडेफिनेट आर्टिकल है ये पहले आएगा। डेफिनेट पता ही है, ए एन एन, ठीक। आगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे नहीं कि हम जैसे जो पैराग्राफ दिए देखते ही ए एन द ये फलान टाइम का ढूंढने लगेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो पैराग्राफ्स है उसको स्किम करेंगे। स्किम करने का क्या मतलब, स्किम मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे। स्किम मतलब अच्छे से पढ़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना।
लेकिन फिर भी हम एक बारी जो पैराग्राफ्स दिए रहेंगे चारों पाँचों जिस सीक्वेंस में दिए रहेंगे उसी सीक्वेंस में पढ़ लेंगे। कुछ उससे हमको कुछ मीनिंग उसका हम निकाल लेंगे, कुछ आइडिया हमको मिल जाएगा कि ये पैराग्राफ हमको कहना क्या चाह रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमको ये फॉर एग्जाम्पल सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैराग्राफ्स को पढ़ लेंगे एंड उसके बाद हम जो रूल्स पढ़ेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो खटाखट हो जाएगा। पहले रूल्स इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो होएगा ही नहीं। पहले सबसे पहले क्या ध्यान रखना, हमको पैराग्राफ रीड करना है। पैराग्राफ धीरे धीरे नहीं, स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी भाई साहब। पैराजम्बल जो होता है ये बड़े बड़े होते हैं और पढ़ने में तो काफ़ी, जो आरसी वर्सी जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसमें भी आता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन उसको पढ़ रखा है। वो अगर आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा तो लास्ट में दिया रहता था इंग्लिश वाले पेपर में कि एक पैराग्राफ दिया रहता था, उसको पढ़ते थे, उसको पढ़ के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहते थे, पूछते थे पैराग्राफ में ही वो क्वेश्चन आते थे। तो उसको पढ़ने के बाद हमको उसको आंसर देना रहता था। तो वही होता है आरसी, पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। तो सबसे पहले पैराग्राफ रीड करना है, ठीक है। जैसे कैसे दिया रहता है एक बार हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल लिखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, पहला पैराग्राफ ये रहेगा। दूसरा, देयर वाज अ किंग, मतलब ये मैं सीक्वेंस में ही लिख रहा हूँ, बस कैसे दिया रहता है ये मैं ये समझाने की फॉर्मेट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द किंग वाज, देखो अ किंग आ गया ना, अ किंग आ गया। अ किंग मतलब पहले इसके बारे में बात हो रही है। द किंग वाज, अब मतलब उस किंग के बारे में बात हो रही है, मतलब हम इसके बाद में ये सेंटेंस आएगा। फेमस फॉर हिज जस्टिस, फेमस फॉर हिज जस्टिस, ठीक, ऐसे दिया रहेगा। उसके बाद पूछेगा बताओ सीक्वेंस इसका अरेंज करो, ठीक। अब जो हम आर्टिकल ए एंड द की बात कर रहे हैं, वो उसका लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, आई बॉट अ वॉच, दिस वॉच इज डिजिटल। तो देखो पहले आ आया, उसके बाद दिस मतलब मैंने बताया था ना, डेफिनेट आर्टिकल मेनली द होता है। इसका मतलब यही नहीं है कि खाली द ही होगा, द, दिस, देयर, दीज, दोज, ये सब भी डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। तो देखो ना, आई बॉट अ वॉच, दिस वॉच इज, जैसे अब कहीं लिखा रहे आई बॉट अ वॉच, दिस वॉच इज डिजिटल, तो अब कैसे पहचानोगे? अब ऐसे अभी बोलने में आसान लग रहा है, आसान होता नहीं है जब नया वर्ड लिखा रहता है। तो अब फटाक से देखो आ वॉच लिखा है, मतलब ये पहले आया होगा इससे, दिस वॉच से, ठीक। आगे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन एन का प्रयोग नहीं आएगा। नाउन से पहले ए एन एन नहीं आएगा। अरे यार, लिखते ध्यान ही नहीं देता, कहाँ लिखे जा रहा हूँ। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हमने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन एन नहीं आएगा, तो क्या मतलब है? जैसे आई ड्रैंक वाटर, द वाटर वॉज कोल्ड। तो देखो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए एन एन का प्रयोग नहीं होगा। वाटर अनकाउंटेबल नाउन, कुछ तो पता है ना भाई? हाँ ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे द वाटर लिखा है, हमने क्या पढ़ा है कि डिफिनेट आर्टिकल बाद में आता है। ये डिफिनेट आर्टिकल है, मतलब ये बाद में ही आया होगा। तो हम इससे यहाँ पे पता लगाएंगे कि जो द वाटर आएगा वो बाद में आएगा, ठीक है।
अब मैं एक पूरा जिस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स में उस टाइप का क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई ना, लिखते हैं ए और कोशिश करेंगे उसको समझने की कि क्या कहना चाह रहा है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। पहले जंप करने की कोशिश करेंगे। द इकोनॉमी does not perform well when a government is involved in corruption. B. The condition of an economy can be determined by several factors. C. The factors are often misconstrued by the government after leading to corruption. D. This corruption can vary from person to person and level to levels. E. Despite cash-based corruption becoming redundant, the other levels are open for grasp. इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। द इकोनॉमी डज नॉट परफॉर्म वेल व्हेन अ गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन करप्शन। मतलब इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है अगर गवर्नमेंट करप्शन में इन्वॉल्व हो। द कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी डिटरमाइंड बाई सेवरल फैक्टर्स। एक इकोनॉमी की कंडीशन कई भी तरीक़ों से मापी जा सकती है। द फैक्टर्स आर ऑफ्टन मिसकंस्ट्रूड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर लीडिंग द करप्शन। गवर्नमेंट करप्शन में इन्वॉल्व होने के बाद हमेशा गलत अंदाज़ा ही लगाती है। द करप्शन कैन बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड लेवल्स टू लेवल। करप्शन पर्सन टू पर्सन बदलता रहता है एंड लेवल्स टू लेवल भी बदलता रहता है। दिस करप्शन, ये तो हो गया। डिस्पाइट कैश बेस्ड करप्शन बिकमिंग रिडंडेंट, द अदर लेवल्स आर ओपन फॉर ग्रोथ। चाहे कैश बेस्ड करप्शन हो, उसके अलावा भी कई सारे हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है। तो अगर हम पूरी मीनिंग अच्छे से ना निकाल पाए इन सबको पढ़ने के बाद, फिर भी हमको ये समझ आएगा कि एक इकोनॉमी की बात हो रही है जो भ्रष्ट हो रही है किस कारण से, करप्शन के बारे में। अभी हम सीधा जंप, अब जैसे हमने एक टूटी फूटी मीनिंग हमने निकाल ली,
ठीक, हमने इसको पढ़ के अब हम सीधा बात करते हैं कि इसने पूछा है हमसे आइडेंटिफाई, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, तो अगर पूरा दिख रहा है इसमें, जैसे ए से तो दिख रहा है द इकोनॉमी दिख रहा है ना, द इकोनॉमी यहाँ पे दिख रहा है आ गवर्नमेंट, द इकोनॉमी, द कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी, द कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी। समझ आया। हम पहला ए एंड बी देख के बात कर सकते हैं। एक में द इकोनॉमी लिखा है, एक में एन इकोनॉमी लिखा है। हमने क्या पढ़ा है, इंडेफिनिट आर्टिकल पहले आएगा, मतलब हमको ये तो कंफर्म हो गया कि बी से पहले ए तो आएगा ही आएगा, मतलब ए से पहले बी तो आएगा ही आएगा। बी और ए लिख लिया, कितना पहले कितना बात आएगी ये नहीं पता हमको। बी से दिख नहीं रहा है, ये नीचे लिखा है, बी से पहले ए आएगा, फिर छोटा कर देता हूँ। सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, समझ आया रहा ना, कोई ना, यहाँ पे लिखता हूँ, बी से पहले ए आएगा। ठीक, बी से पहले ए आएगा, ये कंफर्म हो गया हमारा। अभी हम सी के बारे में देखते हैं। सी के बारे में द फैक्टर्स आर ऑफ्टन मिसकंस्ट्रूड, द गवर्नमेंट दिख रहा है, द गवर्नमेंट दिख रहा है, द गवर्नमेंट, द करप्शन कैन बी वेरी फ्रॉम पर्सन पर्सन एंड लेवल्स टू लेवल, दिस करप्शन अभी अगर हम सी में देखें, सी में लिखा है द गवर्नमेंट, ए में लिखा है आ गवर्नमेंट, यानी सी के पहले ए तो आएगा ही आएगा, सी के पहले तो ए आएगा ही आएगा। अभी हमको लास्ट दो बात करनी है कि डी एंड ई कब आएंगे। अगर हम डी एंड ई को देखें तो दिस करप्शन कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड लेवल्स टू लेवल। यहाँ पर डिस्पाइज कैश बेस्ड करप्शन बिकमिंग द अदर लेवल्स आर ओपन फॉर ग्रॉस, डिस्पाइट लिखा है, जिसकी वजह से हमको अंदाज़ा लग गया कि सी के बाद डी आएगा एंड लास्ट में डिस्पाइट की वजह से ई आएगा, तो BACDE ये आएगा। इतना हमको जैसे बनाना तो हमको पूरा ही रहता है, जैसे अगर हमको पूछ ले फर्स्ट सेकंड थर्ड बताओ तो ये बताना होगा, बाकी एक नंबर का सवाल रहता है ना तो उसमें सब दिया रहता है। जैसे अगर हमने 1 2 3 सेट कर ली ना तो उसमें ऑप्शन में हम देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है, वैसे करके निकल लो, दैट्स ऑल। आगे इसका एक बात कर लें, जैसे अब मैं कोई PPT तो चला नहीं रहा हूँ कि खटाखट कई सारे सवाल करा दूँगा, लिखने में भी टाइम लगता है, बहुत टाइम भी जाता है। समझा दिया क्या टॉपिक होता है, कैसे पहचानना है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर्स फ्रॉम देयर। आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट 2 के बारे में, पैराजम्बल्स में ही हैं अभी हम। कॉन्सेप्ट 2 हमको ना फ्लो ऑफ द पैसेज देखना है, मतलब फ्लो ऑफ द पैसेज के हिसाब से चलना है। जैसे मैंने बताया ना, पहले पैसेज रीड करना है, सबसे पहले काम हमको करना है पैसेज रीड करना है, उसके बाद AN द लगाना है, जो फलानी का, तो उसमें जो मेन टॉपिक होगा पहले उसके बारे में बात हुई रहेगी, फिर मेन के बाद जो सब टॉपिक होगा उसके बारे में, फिर जो सब टॉपिक रहेगा उसके बारे में, जो सब टॉपिक रहेगा उसके बारे में, फिर उसके बाद जो सब टॉपिक रहेगा उसके बारे में। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में। आगे बात करते हैं जो फ्लो ऑफ द रूल होता है या जो कंजक्शन आ जाता है, तो कंजक्शन में ना जैसे लिख लेते पहले फ्लो या रोल ऑफ कंजक्शन अंडरस्टैंडिंग सिमिलर एंड कंट्रास्ट फिगर्स। जैसे अगर कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन लिखा है जैसे आई केम
अर्ली, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसके बाद में बीच में कंजंक्शन लगाने के बाद नेगेटिव ही सेंटेंस आएगा, कॉन्ट्रास्ट मीनिंग देता है। ही कम लेट, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे बट लगा सकते हैं हम, हाउएवर लगा सकते हैं, वेयर एज लगा सकते हैं। ये सब कंट्रास्ट मीनिंग देते हैं। ठीक, जैसे जब भी ये लगा मिले बट, हाउएवर, ये सब, उसके बाद हमको समझ आना है कि ये कंट्रास्ट मीनिंग देगा, कंजंक्शन लगा हुआ है, समझ आ रहा है ना। आई केम अर्ली, बट लगाएंगे, हाउएवर लगा होगा, उसके बाद हम सीधा जैसे पॉजिटिव मीनिंग रहेगा तो निगेटिव कर देंगे, नेगेटिव मीनिंग रहेगा तो पॉजिटिव मीनिंग कर देंगे। एंड बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पैराग्राफ से नाउन से ही स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। पैराग्राफ्स नाउन से, प्रोनाउन से, प्रीपोजिशन से, वर्ब से, एडवर्ब से, कंजक्शन से भी स्टार्ट हो सकता है। अवॉइड द बैकग्राउंड वॉइस, शायद कोई लड़ रहा है, कोई ना। इफ़, जैसे अगर मैं अपना सेंटेंस प्रीपोजिशन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जो फ्रेज़ होता है उसके एंड होने के बाद कॉमा लगा होगा, कंफर्म कॉमा लगा होगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई ना, बता रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, मैं आई थिंक, मुझे भी लग रहा है मैं समझा नहीं पाया, ये वाला मैं बता रहा हूँ। इफ़ आई एम स्टार्टिंग माई फ्रेज विथ प्रीपोजिशन, देख रहा है ना यार, प्रीपोजिशन, देन आफ्टर एंडिंग the phrase there shall be comma, ये comma नहीं है, ये comma, there shall be comma। अगर जैसे अगर प्रीपोजिशन से मेरा स्टार्ट हो रहा है तो प्रीपोजिशन के ख़त्म होने के बाद कॉमा रहेगा। जिससे अगर कहीं भी इन द फील्ड ऑफ, इस टाइप का सेंटेंस देखिए, उसके बाद कॉमा लगा है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि बाद वाला है। अगर प्रीपोजिशन के बाद कॉमा लगा है इसका मतलब ये है कि ये पहले आ सकता है। मतलब प्रीपोजिशन से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ होगा तो उसके बाद कॉमा रहेगा। मतलब अगर आपको प्रीपोजिशन के बाद कॉमा दिखे तो आप समझ लेना कि ये पहले आया है पैराग्राफ्स में। जैसे अगर लिखा है इन द फील्ड, तो यहाँ पे कॉमा लगा होगा, द बॉयज़ वर प्लेइंग। ठीक है, ये सही है, ये सेंटेंस सही है। इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा? द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड। सही ये भी है, लेकिन इतना आसान तो देगा नहीं कि ऐसे बोलेगा द बॉय वर प्लेइंग इन द फील्ड, ऐसे बोलेगा इन द फील्ड कहीं लिखा होगा द बॉय वर प्लेइंग, तो आप पहले द लगा दोगे। ऐसा नहीं है, अगर आपको यहाँ पे ना इन द फील्ड के बाद कॉमा लगा होगा तो सबसे पहले यही आएगा। ये मैं समझाना चाह रहा था। कंजंक्शन, इसी में बात करते हैं आगे। अभी पैरा जंबल ही कर रहे हैं। कंजंक्शन में ही, कंजंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को फैन वॉइस के नाम से जानते हैं। फैन वॉइस का मतलब ये ट्रिक है। फैन वॉइस का मतलब क्या है? जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो। एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे इफ़, बिकॉज। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है इनसे फ्रेज स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से फ्रेज स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता है, इससे स्टार्ट हो सकता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो सकता है। एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे
एक कोऑर्डिनेट का, आई वेंट टू दिल्ली एंड ही इनवाइटेड मी टू हिज होम। क्या लिख रहा हूँ यार, मतलब लिखा सही है, राइटिंग का बड़ा ये कह रहा हूँ। एंड ही इनवाइटेड, तो अगर हम चाहें तो एंड को पहले लगा के हम देख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। एंड फैन बॉयज़ पढ़ा ना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, इससे स्टार्ट नहीं हो। जैसे इससे स्टार्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे एंड इसके अगर इसको पहले लगा दें, एंड ही इनवाइटेड टू हिज होम आई वेंट टू दिल्ली, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। लेकिन 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 अगर हम यही कर दें, आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज ही इनवाइटेड मी टू हिज होम, जैसे फैन बॉयज़ के अलावा जो है सब वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो बिकॉज हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ऐसे कर सकते हैं ना, बिकॉज ही इनवाइटेड मी टू हिज होम आई वेंट टू दिल्ली। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसे आ रहा है, ये पूछ रहेगा कौन सा आएगा पहले, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इन सबको मैंने ऐसे लिखा है, इसको फ्रेज में कर देते हैं फटाफट से, फ्रेज में कर देते हैं। फ्रेज में जैसे सेंटेंस नेवर स्टार्ट विथ द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। दूसरा, सेंटेंस नेवर स्टार्ट विथ however, also, then, nevertheless, etc. Third, sentence never start with in addition to, moreover, आई थिंक मेरा जल्दी से ख़त्म करना है इसलिए थोड़ा तेज़ लिख रहा हूँ मैं। सब्सिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इन सबसे सब्सिक्वेंटली, एडिशनली, कंसिक्वेंटली, इन सबसे स्टार्ट नहीं होगा। आगे हमको क्या ध्यान रखने पर जब करते हैं, हमको सीक्वेंस ध्यान देना है। सीक्वेंस यानी क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना, क्रमबद्ध। जैसे अगर कोई ईयर दिया रहे हैं, 1950 दिया है, 2013 दिया है, 2014 दिया है, 2026 दिया है, तो हमको पहले 1950 वाला ध्यान देना है, 2014 ध्यान देना है, 2025-26 ऐसे केस में भी ध्यान देना है। और अगर टेंस दिया है तो पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। एंड जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, फर्स्ट सेंटेंस शैल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जो नाउन प्रोनाउन होता है, ज़्यादातर सेंटेंस उसी से स्टार्ट होते हैं। एंड अगर कोई जनरल स्टेटमेंट दिया होगा, जनरल स्टेटमेंट एंड पार्टिकुलर स्टेटमेंट, तो जो जनरल स्टेटमेंट होगा वो पहले होगा। जनरल स्टेटमेंट मतलब जैसे अगर वर्ल्ड के बारे में बात हुई है, इंडिया के बारे में बात हुई, तो पहले जो वर्ल्ड वाली बात होगी वो पहले लिखेंगे, उसके बाद इंडिया वाली, उसके बाद अगर दिल्ली वाली बात होगी तो दिल्ली वाली, उसके बाद अगर उसके अंदर मुखर्जी नगर तो उसके बारे में। ऐसे कंजंक्शन वाला बता ही दिया कि बीच में बट, हाउएवर, वाइल लगा रहे तो पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव मीनिंग
उसके बाद वाले का, एंड इसका अगर पहले नेगेटिव रहेगा तो उसके बाद पॉजिटिव मीनिंग। एंड ज़्यादातर जो लास्ट में रहता है बिकॉज, दिस, देयरफॉर, ये सब लिया रहता है। एंड एक देखो, एक कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी होती है। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी मतलब जिसमें बट, हाउएवर, वाइल ये लिया रहता है। जैसे लिख देता हूँ यार, ये इंपॉर्टेंट होगा आई थिंक। कंजंक्शन वाली बात है ये, कंजंक्शन वाली बात है। एक कॉन्ट्रास्ट वाली कैटेगरी होती है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग रहता है। जैसे बीच में अगर लिखा रहे बट, हाउएवर, वाइल, ऑन द अदर हैंड, तो उसके अगर पहले पॉजिटिव मीनिंग लिखा है तो उसके बाद नेगेटिव मीनिंग रहेगा। लेकिन अगर उसके बाद, इसके पहले नेगेटिव मीनिंग उसके बाद पॉजिटिव मीनिंग रहेगा। लेकिन एक होती है एडिशनल कैटेगरी, एडिशनल कैटेगरी। इसमें एंड, अगर कहीं एंड लिखा है, मोर ओवर लिखा है, इन एडिशन टू लिखा है, इन एडिशन लिखा है, तो उसके बाद उसमें जोड़ के उसको, उस वाक्य को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब अपोजिट नहीं लिखेंगे, उस वाक्य को ही आगे बढ़ाएंगे। और अगर कहीं पे फुल फॉर्म लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो जो फुल फॉर्म लिखा है, जैसे कहीं पे किसी चीज़ का फुल फॉर्म लिखा है, जैसे जीएसटी लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिखा है, एंड कहीं पे खाली जीएसटी लिखा है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रहेगा उसको पहले लिखेंगे। एंड क्रोनोलॉजी बताया ही, तो दैट्स ऑल। पहले नंबर के लिए इतना सफिशिएंट है। अभी हम सिनोनिम्स मैंने बता दिया था वोकैबुलरी करते टाइम पे कि ऐसी टाइप करेगा। सिनोनिम्स भी बताया था मैंने। आरसी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कौन लिखेगा? आरसी लिख दे रहा हूँ। लास्ट टॉपिक है ये हमारे इंग्लिश का, इसके बाद हम अलग पोर्शन करेंगे। तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये सब प्रैक्टिस का गेम है। आरसी जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया नहीं थे कि एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको पढ़ के बोलेगा, कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। अगर शॉर्ट आरसी है तो आपको डायरेक्ट पढ़ो और आंसर निकाल दो। रीड एंड आंसर, रीड एंड आंसर। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मतलब टेंशन तो पढ़ा होगा, थोड़ा छोटा मोटा मीनिंग तो निकाल लेंगे। अगर स्टोरी बेस्ड आरसी है तो पहले अगर क्वेश्चन में जो वकैब्स हैं उसको पहचानो और उसका मीनिंग निकालो। क्वेश्चन के वकैब, अगर क्वेश्चन में वकैब वाला आया है तो वकैब की मीनिंग के साथ जो चाहे मीनिंग पूछा है, चाहे सिनोनिम चाहे एंटोनिम, उसको वहीं पे कर दो। उसके बाद क्वेश्चन को स्किम करो, पैराग्राफ्स को स्किम करो। स्किम मतलब ऊपर ऊपर, जैसे एक वर्ड में अगर 10, जैसे एक लाइन में अगर 10 वर्ड लिखे होंगे तो 1, 2, 3 वर्ड पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि इस पूरी लाइन में क्या लिखा होगा। पूरी एग्जैक्ट मीनिंग हमको नहीं चाहिए होती है, खाली स्किम करने पे हमको आइडिया। जैसे अभी मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा था, हमने एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल दी, छोटी छोटी मीनिंग निकाल दी, लेकिन हमको समझ आ गया कि इकोनॉमी के बारे में बात हो रही थी और कुछ भ्रष्टाचार टाइप की बात हो रही थी, तो इसकी वजह से। थर्ड आंसर निकालो, दैट्स ऑल। मेरे हिसाब से तो इंग्लिश के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। आप इसको कर लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। 10 सवाल आएंगे, अगर 10 नंबर के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अभी नेक्स्ट मैं रीजनिंग के बारे में बात करूँगा, एंड क्वांट, फिर कंप्यूटर, एंड फिर अपना लॉ यानी अकाउंटिंग। ओके।